तो साथियों, आप सभी को नमस्कार। और मैं हूं आशुतोष और आपका स्वागत है एसडीजी चर्चा में। और आज जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल है। उनको किसी परिचय की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय मैं आपको दे देता हूं। आप वैसे तो भारत के एक बहुत ही नामचीन कारोबारी परिवार से आती हैं, लेकिन फिर भी अपने कार्यक्षेत्र के रूप में आपने सामाजिक क्षेत्र को ही चुना। वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण के क्षेत्र पर आपने बहुत ही प्रभावशाली काम किया हुआ है। ये जो राजस्थान के 500 से ज्यादा गांव को पानीदार बनाने का काम आपने किया। साथ ही जो पूरा भारत है उसके कई राज्यों में आप लोग काम कर रहे हैं, और 6 लाख लोगों से ज्यादा जो लोग हैं उनकी जिंदगी को आपने सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। श्री अमिताभ बच्चन जी उनको सम्मान से जल देवी कहते हैं, और लोग उनको प्यार से पानी वाली माँ भी कहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं द वाटर मदर ऑफ इंडिया, अमला रोहिया जी का। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसडीजी चर्चा में। मैम, जो आज का इंटरव्यू है उसमें एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है जो हम सबके मन में आता है कि आप एक कारोबारी परिवार से आती हैं, और बहुत ही जो सब चीजें हैं वो सामाजिक क्षेत्र से बहुत अलग है, कॉर्पोरेट कल्चर और सब कुछ। लेकिन फिर भी आपने जो काम की शुरुआत की वो राजस्थान के गांव से की, और वो भी पानी पे की। तो ये जो आपकी जर्नी थी ये कैसे शुरू हुई? कौन सा गांव था जहां पर आपने जिसको पानीदार बनाने का काम शुरू किया, और क्या उसकी प्रक्रिया रही? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। एक्चुअली मेरी यात्रा एक बहुत ही छोटी घटना से शुरू हुई थी। जी। क्या हुआ था कि उस दिन जब मैं अपने कमरे में आई तो टीवी चल रहा था, और टीवी के ऊपर उन अकाल पीड़ितों की तस्वीरें दिखाई जा रही थी, जो कि इतनी दर्दनाक थी कि एक टीस मेरे हृदय में सीधे उतर गई। और मुझे लगा कि इन लोगों के लिए कुछ न कुछ काम, इन लोगों के लिए क्या, अपने लोगों के लिए मुझे कुछ न कुछ काम करना ही होगा, जिससे कि बार बार जो हमारा देश अकाल की चपेट में आता है और अनेकों गांव इस तरह से बर्बाद होते हुए दिखाई देते हैं, तो इनके लिए कोई स्थायी सॉल्यूशन, कोई स्थायी समस्या का हल सोचना होगा। तो ये इस तरह से ये शुरू हुई। और मैं मतलब मैं एक छोटी सी गृहिणी, और समस्या इतनी बड़ी और इतनी जटिल और इतनी व्यापक, लेकिन somehow the other अंदर से प्रेरणा आई कि नहीं, ये हो सकता है, क्योंकि अगर समस्या है तो इसका निदान भी होगा ही। और फिर जो मेरी जानकारी में आया कि यही है वो धरती जहां हमने मिलकर जल की व्यवस्था खुद ही बना ली, न सरकार पे छोड़ी न संस्था पे डाली, सलील की सुनीतियां खुद ही बना ली। ये सदियों पुरानी है प्यासी कहानी, पर हमने न इससे कभी हार मानी। तो ये जो शब्द हैं ये बड़े प्रेरणादायक रहे मेरे लिए। जी। और मैं बहुत जगह भटकी, और मैं इस दौरान मुझे याद पड़ता है कि ये जो अकाल का इंसिडेंट हुआ, जो टीवी पे मैंने दर्दनाक तस्वीरें देखी, उसके इमीडिएटली बाद मैंने एक दौरा किया था जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट का था, राजस्थान। तो वहां उस साल वहां पर एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा था। और मेरी आंखों के आगे वो चित्र एकदम आ जाता है कि ये एक समूह था महिलाओं का, 5-7 महिलाएं जुड़ी हुई थी, और वो अपने मटके लेकर के एक बावड़ी में उतर रही थी। बावड़ी मतलब एक स्टेप वेल जी। तो सभी को उस साल, क्योंकि वहां पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी, तो बहुत ही भीषण समस्या पानी की हो गई थी। और ये औरतें अपने घर के काम के लिए पानी अपने मटकों में भर रही थी। मैं भी इनके साथ नीचे उतर गई बावड़ी में, और इन लोगों ने हर एक ने अपने 2-2 मटके भर लिए। जी। और अब वो लोग वापस बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ करके 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर इनके घर थे, वहां तक ये लोग 2-2 मटके उठा करके जाने वाले थे। तो मैंने उनमें से एक से कहा कि मैं आप मुझे अपना मटका दे दीजिए, मैं 1 मिनट को होल्ड करना चाहती हूँ। तो जो मैंने उसको पकड़ा तो मैं तो अवाक रह गई कि मैं उसको 15 सेकंड भी नहीं होल्ड कर सकती थी, इतना भारी। और ये औरतें उसको उठा करके पूरी सारी सीढ़ियां 2-2 मटके अपने हाथ में उठा करके, तो उसी सेकंड मुझे जो अपने फिजिकल फिटनेस पर थोड़ी सी गर्व था कि हाँ, मैं इस उम्र में भी खूब अच्छी तरह से अपने एक्सरसाइजेस और सब कुछ कर रही हूँ, तो मेरा तो वो चकनाचूर हो गया। जी। और एक और निश्चय मेरे अंदर से उभरा
कि मैं अपनी बहनों को जो जो कि गांव में ग्रामीण बहनों को इस तरह का जीवन बसरने के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ, और कोई ना कोई हल इसके लिए ढूंढना ही है। तो मेरी खोज और ज्यादा तेज हो गई और मैं एट लास्ट ऐसे जगह पहुंची जहां पर कि मुझे प्रत्यक्ष रूप में इस समस्या का हल दिखाई दिया, और वो था कि वहां पर पानी के स्ट्रक्चर्स, पानी को रोकने के लिए स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, संरचनाएं, वाटर हार्वेस्टिंग की संरचनाएं, पहले और वो से ही। काफी विशालकाय थी। उसमें बीच में एक मेसनरी स्ट्रक्चर आता है, और फिर क्योंकि ये रेतीले इलाके में होता है इसलिए मेसनरी छोटी बनानी पड़ती है, नहीं तो उसमें क्रैक्स आ सकते हैं जी। और दोनों तरफ बहुत लंबी दूरी तक, मतलब कि अर्दन एम्बैंकमेंट, मट्टी की पाल, जिसको कि राजस्थान की तरफ मट्टी की पाल बोलते हैं, वो पानी रोकने का काम करती है। जी। तो ये जो मट्टी की पाले नीचे से करीब करीब 50 फीट चौड़ी होती है और ऊपर आते हुए 10 फीट रह जाती है, और बीच में वो मेसनरी स्ट्रक्चर होता है जो कि एक तरह से उसके ऊपर ओवरफ्लो की जगह बनती है, क्योंकि अगर पानी इतना भर जाएगा कि वो मट्टी की पाल के ऊपर से निकल जाएगा तो स्ट्रक्चर जरूर ही टूट जाएगा। तो इस मेसनरी स्ट्रक्चर को नीचा रखते हैं और उसके ऊपर से एक्स्ट्रा पानी ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये संरचनाएं मैंने देखी जिसके अंदर की ये क्षमता थी कि वो कम से कम 2 फसलों के लिए पर्याप्त जल इकट्ठा कर लेते थे जी। और फिर उनके सारे कुएं रिचार्ज हो जाते थे, और देखते ही देखते उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आती थी, क्योंकि वो लोग ऋण मुक्त हो जाते थे, 2-2 फसलें, गाय भैंस का पालना शुरू हो जाता था। तो इस तरह से मुझे बहुत ही संतोष हुआ कि यस, मुझे वो आंसर मिल गया है। और अब आपका दूसरा जो सवाल है कि मैंने कहाँ अपना पहला काम किया, और मैं इस काम को बताते हुए आपको अपना मेथोडोलॉजी भी बता दूंगी, जिससे कि अगर कोई ये सब बातें सुन रहा है तो वो ये मेथोडोलॉजी, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है, 490 चेक डैम्स में, ट्राइड एंड 490 चेक डैम्स में ट्राइड एंड टेस्टेड, 490 चेक डैम्स में आपने किया है। 490 चेक डैम से भी अभी ऊपर ही हो गया है, क्योंकि मेरा काम हर समय चलता रहता है। और इस साल तो मैंने अपना टारगेट बनाया है कि कम से कम 200 चेक डैम मैं एक साल में करने वाली हूँ, और मैं नहीं करती हूँ इसीलिए मैं इतना बड़ा टारगेट रख सकती हूँ। सब उस परमात्मा से होता है। मेरा इसमें कोई जैसे रोल ही नहीं है, केवल एक संकल्प मात्र, और वो ही देखेगा कि ये काम कैसे पूरा होता है। तो मेरा पहला काम जो है उसका, वो चेक डैम का नाम मैंने रखा था हालेड़ा का चेक डैम। हालेड़ा, जी। हालेड़ा के गांव में हुआ था, और ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में उदयपुर वाटी तहसील में ये बना था। तो हम लोग वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ तो लोग इतने ज्यादा गरीब और दुखी हैं, क्योंकि इनके खेत एकदम सूख गए हैं, कुएं सूखे पड़े हैं, जमीन बंजर हो चली है, गांव में एक भी सशक्त या युवा है ही नहीं, सब लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए इधर उधर चले गए हैं। तो फिर तो हम उनके साथ में मिक्सअप हुए, उस गांव वालों के बीच हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो गए, और फिर उन्होंने उनसे कहा कि भैया आपको क्या लगता है कि आपकी ये समस्या कैसे हल होगी। तो उन्होंने ही ये सजेशन दी कि हमारे लिए आप एक पानी की संरचना बना दीजिए, जिससे कि पानी इकट्ठा हो जाए तो हमारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो उस समय आकार चैरिटेबल ट्रस्ट में केवल 2 सदस्य थे। तो हमने कहा कि हाँ, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ, पूरे कौशल के साथ हम ये काम आपके लिए करके देंगे। क्योंकि एक ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, गांव में फूट हो जाती है ना आपस में, साथ में रहते हुए हम लोग एक दूसरे के साथ में ईर्ष्या और जलन और ये सब चीजों के कारण और मनमुटाव हो जाता है, तो हम लोग खुद वो चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक थर्ड पार्टी आकर के दोनों के बीच में समझौता करती। तो हमने कहा हम वो सब भी कर देंगे, आपके मेसनरी स्ट्रक्चर की पूरी जवाबदारी हम लेते हैं, हम आपको उसका लेबर का रोज का दहाड़ी भी देते रहेंगे, और जिससे कि आपका घर बार इस समय चल जाए, क्योंकि वो लोग तो भूखे मर रहे थे।
हाँ, तो उनके लिए तो बहुत आपका भी बड़ी घर समस्या बार थी। चल जाए। हम्म। हाँ, और फिर जो मट्टी का काम बाद में होएगा, मेसनरी स्ट्रक्चर के बाद में, उसमें आपको 2/3 वेजेस मिलेगी और 1/3 आपका योगदान। अच्छा, ये आपने उसी हमारी समय से तरफ, शुरू कर दिया था? देखिए हम लोगों ने ये महसूस करा, मेरे दूसरे जो सोशल इनिशिएटिव्स थे जी उसमें जी। मैंने महसूस करा कि जब तक उन लोगों का योगदान नहीं होता है बेनिफिशियरी सोसाइटी हम्म का, हम्म तब तक वो कार्य कभी भी सफल ही नहीं होता है। बिल्कुल जब बिल्कुल। उनका हार्ड अर्नड मनी, उनके पसीना की कमाई उसके अंदर पड़ती है, तभी उनके अंदर ओनरशिप आती है और फिर वो उसको लुक आफ्टर करते हैं। और बिल्कुल। इन पानी के स्ट्रक्चर्स का ज्यादा कोई देख रेख करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बरसात के पहले थोड़ा सा एक नजर देख लें, जहां कहीं भी मट्टी थोड़ी सी हल्का सा क्रैक आ गया है, कमजोर हो गई है, वहां पर थोड़ा सा डलवा दे। मतलब 20-25 हजार रुपया अगर सालाना वो लोग उसके ऊपर डालते हैं, हम्म जो चेक डैम उन लोगों को करोड़ों रुपए की आमदनी देता है, तो हम्म। वर्थ इट है ना। तो हम लोगों ने उनके लिए बैंक अकाउंट भी खुलवा दिए थे। मतलब अभी मैं आपको बात की बात बता रही हूँ कि बैंक अकाउंट खोल करके हम लोग उनसे ये आशा करते हैं कि वो अपने स्ट्रक्चर की देखरेख के लिए अपनी फसल का थोड़ा सा हिस्सा उस हम्म, बैंक अकाउंट में डालेंगे, जो कि उसकी संभाल होती रहे। तो ओके। एनीवे हम लोग वहां पर गए और हम लोगों ने उनको ये सब आश्वासन दिया, और वो सब औरतें एक समूह बना करके आई थी। और औरत जब कुछ ठान लेती है तो वो काम करके रहती है, जी जी। मर्द तो अपने एडिक्शंस और इन सब की वजह से कभी कभी लुढ़क जाते हैं, पीछे हट लेकिन जाता है। औरत जब अपना संकल्प दृढ़ कर लेती है तो उसको रोकने की कोई शक्ति पैदा ही नहीं हुई है। तो बिल्कुल। ये औरतों का काम था। और क्या हुआ कि उस दिन जब वो काम शुरू होने वाला था, तो कम से कम 250 जन की फोर्स आई वो काम करने के लिए। ओके। उसके अंदर मेनली कौन थे? औरत, और हम्म। उनको हेल्पिंग हैंड देने के लिए छोटे छोटे बच्चे, जो कि ज्यादातर अपनी वो माँ लोग को, थे। हाँ ज्यादातर वो लोग थे। केवल थोड़े से बूढ़े और जो हम्म अशक्य लोग जो गांव में अभी भी रुके हुए थे, मेल हम्म। पॉपुलेशन में, वो लोग भी आ गए थे वहां पर मदद करने। हम्म। 45 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर था, सूरज इतनी जोर से धू धू करके, मतलब चमक आग रहा था, जैसी बिल्कुल। धरती से निकल रही हो, इस तरह की हालात। लेकिन उन लोगों में उत्साह की जो लहर दौड़ी थी, क्योंकि आज उनका सपना पूरा होने वाला था, एक दिन में नहीं। एनीवे, लेकिन ये जितना भी काम हमारे ओर से हुआ है अभी तक हमारी संस्था के द्वारा, वो केवल हमारे कार्यकर्ताओं की निष्ठा और कमिटमेंट और डेडिकेशन की वजह से सफल हो पाया है, क्योंकि वो बिल्कुल। गांव वालों के साथ मिल करके एक हो जाते हैं। उनकी सारी समस्याएं का बोझ जैसे वो लोग खुद ओढ़ लेते हैं, और हर पल उनकी समस्याओं को हल करने के लिए क्या उनको करना पड़ चाहिए, वो सब करने को वो तैयार होते हैं। मैम तो ये वो जो जी। शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द वो लोग इस्तेमाल करते हैं इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि ये जो किसान का तबका है, ये द पुअरेस्ट, सबसे गरीब किसान, उसके लिए हम लोगों ने काम किया, जिसके तरफ देखने वाला और कोई कोई मिला नहीं ही है। नहीं पूरे देश में। हम्म। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, जो कुछ हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो इन शब्दों में मैं आपको सुना देती हूँ। दो हाथों में हाथ लो, एक दूजे का साथ दो, इस धरती का सोया भाग्य जगाएंगे, मरुधरा को फिर से स्वर्ग बनाएंगे। बहुत ढूंढ सुंदर। सको तो इस माटी में सोना है, हिम्मत का हथियार नहीं बस होना है। इस जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो, सन्नाटों के हम सरगम बन जाएंगे, मरुधरा को फिर से स्वर्ग बहुत बनाएंगे। इस सुंदर। तरह से कह करके, और फिर क्या हुआ कि करीब 2 महीने तक कंटिन्यूअस काम चला, इतनी भीषण। और देखिए, क्योंकि उनको वेजेस मिल रही थी, उनके घर में रोटी हो रही थी, उनके बच्चों के आंख के ऊपर में कपड़ा हो रहा था, तो उन लोगों को एक तरह का बहुत बड़ा सहारा मिल गया था हमारी वेजेस की वजह से। जी हाँ। और फिर 2 महीने में बरसात का मौसम आ गया, और बाय चांस इंद्रदेव की ऐसी कृपा हुई, उस साल अच्छी बारिश हुई, और ये चेक डैम बस बन करके तैयार ही हुआ था, अपनी बाहें फैलाए खड़ा हुआ था, और उसमें लबालब पानी भर गया। और गांव वाले तो इतना खुश हो गए, उन्होंने अपने बंजर गांव में इतना पानी का भंडार कभी देखा ही नहीं था।
तो वो कहने लगे क्या ये मुझे होने लगा, ऐसा ये जल जो दिखा, सूखी माटी जल से पटी, सारा ये कष्ट मिटा, सूखे का रोग मिटा, ये कैसा जादू घटा, ये कैसा जादू घटा। आस पड़ोस के गांव वाले आकर के अवाक रह जाते थे, दांतों तले उंगली दबा देते थे, इतना बड़ा जल भंडार ऐसे बंजर गांव में। और फिर देखते ही देखते इस बंजर गांव ने एक नदी को जन्म दे दिया। अच्छा। ऐसे हर एक चेक डैम जब ओवरफ्लो होता है तो एक स्ट्रीमलेट वहां से शुरू हो जाता है जी। ओवरफ्लो होता है, वहां पर इकट्ठा होता है जी और हाँ। मेसनरी स्ट्रक्चर के ऊपर से वो ओवरफ्लो होता है। जब वो इकट्ठा होता है तो वो क्या काम करता है, उनके सारे वेल्स को रिचार्ज कर देता है, सारे अंडरग्राउंड एक्विफर्स को पूरा लबालब भर देता है। और राजस्थान में क्या है, एक्विफर्स जो है वो थोड़े नीचे थोड़े ऊपर की तरफ है, जी बहुत हाँ। गहरे नहीं है और थोड़े छोटे साइज के हैं। तो वो एक्विफर्स जो पानी से भरते हैं तो अंडरग्राउंड रिवर्स चलने लगती है और जो स्ट्रीम बहती है उस चेक डैम के नीचे से, जो स्ट्रीम बहती है उसके अंदर आपको दिखाई देने लगेगा कि यहाँ स्प्रिंग्स हो गए हैं। और ये जो नदी जब 3-4 साल तक यहाँ अच्छी बारिश हो जाती है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये नदियां पेरिनियल हो जाती है या 9-9 महीने बहती रहती है, क्योंकि अंडरग्राउंड रिवर्स अब पूरा पानी से लबालब हो गए हैं और उसके अंदर से स्प्रिंग्स निकल रहे हैं जो कि उसकी धारा को हमेशा कायम रखते हैं। बरसाती नदी तो देखिए खाली खाली बरसात में बहेगी, लेकिन अंडरग्राउंड एक्विफर्स ही पेरिनियल रिवर्स को जीवंत रखते हैं। जितने भी आप पेरिनियल रिवर्स देखते हैं उसका मूल कारण है कि उस एक्विफर्स भर गए हैं और अंडरग्राउंड स्प्रिंग से अब इस रिवर बेड में पानी निकल रहा है। आप समझे? जी हाँ मैम। इसका मतलब ये है कि हमें एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, प्रकृति अपने आप ही दूसरा कदम हमारी तरफ बढ़ा देती है। बहुत बहुत ज्यादा। और देखिए पहले साल इस गांव में से 0 इनकम निकलती थी जी। लेकिन पहले ही साल इनके 2 करोड़ की इनकम हो गई पहले साल में। हाँ मैम, क्योंकि बरसात में ये एक बड़ा जरूरी जो मुद्दा है और मैं इस पे आना भी चाहता था कि ये जो अभी समस्या है गांव वालों की कि उनके पास पानी नहीं है, इनकम भी नहीं है। पानी आया और इनकम भी बढ़ी और आपने ये एक मॉडल भी डेवलप किया है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हम लोग उनसे हर एक स्टेप पर वो डिसीजन लेते हैं। हम जब जाते हैं तो हम एक एडवाइजरी कमेटी गांव वालों की बनाते हैं जी। वो सुपरवाइजरी और एडवाइजरी कमेटी होती है, वो हर काम की देखरेख रखती है। मैं उनके पास में जब जाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि देखिए मैं आपके लिए कोई करकसर रखूंगी नहीं, मेरी तरफ से बेस्ट मसाला आपको मिलेगा, बेस्ट चीज आपको मिलेगी, लेकिन आपका काम है कि आप अपना काम दुरुस्त करवाएं। आप खुद खड़े होकर के बोलिए और वो लोग करते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल ये उनका काम है। और फिर उनकी जब पसीने की कमाई उसके अंदर गई हुई है तब फिर तो ये उनका ही काम हो गया ना। यहाँ तक कि जब कोई सरकार की तरफ से कोई भी तरह की रुकावट आती है ना तो हम लोग तो पीछे हो जाते हैं और गांव वाले उनको फेस करते हैं और कहते हैं कि जब हम लोग भूखे मर रहे थे तब आप लोग कहाँ थे, पूछने नहीं आए हमारे को। आप जब हमने किसी तरह से कोई संस्था को तैयार किया है तब आप क्यों आ गए हैं हमारे काम में दखल अंदाजी करने। आप समझे कि नहीं? तो उनको इतना अपनापन, फिर ये मेरा काम हो रहा है। तो देखिए सरकार का काम तो वो लोग बिना कुछ गांव वालों से कंट्रीब्यूशन लिए करते हैं, लेकिन हम लोग उनसे इतना 30% कम से कम कंट्रीब्यूशन लेते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि आप हमारे लिए काम करिए। क्योंकि सरकार की तरफ से कई बार मुझे कहते अच्छा नहीं लगता है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम वो लोग बहुत सी प्रॉमिसेस करते हैं और फिर बाद में तो वो पूरी नहीं होती है ना। तो वो लोग कहते हैं कि इस संस्था को बोलेंगे 2-3 महीने के अंदर बड़ा से बड़ा काम ये लोग करके उतार करके रख देंगे और हमको इसी साल से फायदा। ये एक विश्वास जो है ये बहुत बड़ा काम करता है लोगों के अंदर। तो आज देखिए कि हमारा जो काम है उसमें हम लोगों ने केवल मात्र 33 करोड़ रुपया लगाया है एंड इन द रेशियो ऑफ 70-30, मतलब 70% बाय द संस्था एंड 30% बाय द विलेजर्स। और ये 33 करोड़ have multiplied to
1300 crores of net income for the villagers year after year. जब से काम शुरू हुआ है तब से उन लोगों की पूंजी बढ़ रही है और एक टाइम का एक्सपेंस है। तो जो इसका रेशियो है, मतलब कि इट इज माइंड बॉगलिंग जो गणित है। मतलब कैसे 33 करोड़ रुपया अभी तक 2006 से लेकर के अब तक लगा है इस काम में, और उसका रिटर्न हर साल 1300 करोड़ नेट इनकम। उन्होंने जो कुछ भी खर्चा किया है अपने फसलों के ऊपर या अपने पशुपालन के ऊपर, जो खर्चा किया है वो सब बांधने के बाद उन लोगों का 1300 करोड़ रुपया उनकी नेट इनकम होती है। बहुत ही बड़ा रेशियो है ये, बहुत ही बड़ा रेशियो। मतलब कि देखिए, पानी के ऊपर एक बूंद 1 रुपया खर्चा करो तो कम से कम 400 गुना होकर के वो रिटर्न आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे दो चीजें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं कि लोग आपके साथ काम करने को तैयार होते हैं, लेकिन जब तक उनका आपके ऊपर विश्वास नहीं बनता तब तक शायद वो नहीं आएंगे। और उसके लिए जितना जो उनका दुख दर्द, जो उनकी तकलीफ है, उनके साथ बैठ के सुनना, उसको समझना, वो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम जो अक्सर ये मान लेते हैं कि लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर लोगों को आपके ऊपर विश्वास है तो वो बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो शायद हमने सोचा भी नहीं होता है। मतलब उनका दर्द मेरा दर्द है, उनके चेहरे की मुस्कान मेरी मुस्कान है। मैं और किसी चीज के लिए काम नहीं कर रही हूँ सिवाय कि उनके चेहरों पर मुस्कान दे, क्योंकि मुझे उनके लिए फील होता है कि ये जो कि सबसे हमारे अन्नदाता हैं, हमारे लिए पूज्य होने चाहिए, हमारे गौरव के वो हैं, डिजर्विंग हैं, उनको हम लोग इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बात सिर्फ नजरिए की है और मुझे लगता है ये की है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, इस की को अगर वो ध्यान रखें तो शायद बहुत ही बेहतर काम सभी कर पाएंगे। मैम, एक जो अगला सवाल है हमारा वो ये कि जैसे आपने काम की शुरुआत राजस्थान से की, और राजस्थान हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही अलग तरीके का वहां पर जो स्थितियां होती हैं, तो किस तरीके के जल संरक्षण के तरीकों का प्रयोग आप लोग वहां पर आमतौर पे कर रहे हैं? और मान लीजिए कि कोई तरीका गांव में लागू हो गया, बन गया, उसका स्थायित्व कैसे होता है? मतलब कैसे वो आगे तक बरकरार रहता है? वो मैं आपको बता रही हूँ कि एक हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं कि उन लोगों के साथ में जब हम लोग सम्मिलित मीटिंग करते हैं, बड़े 300-400 लोग वहां पर आजू बाजू के गांव के भी जमा होते हैं, तब हम लोग सबके सामने कहते हैं कि आपके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बैंक अकाउंट खोल दें। उस बैंक अकाउंट में आप लोग बहुत थोड़ा हिस्सा अपनी फसल का मुनाफा आप उसमें डाल दीजिए, जो कि गांव के काम आए, जो कि इस चेक डैम के काम आए। आप समझे ना? तो वो जब ऑलरेडी वो पूंजी वहां पर जमा रहती ही है, तब फिर उन लोगों को कुछ भारी नहीं पड़ता है। और फिर जिसके खेत में वो होता है, अगर हमने बैंक अकाउंट नहीं भी खोला है, लेकिन जिसके खेत में वो चेक डैम बनता है, वो समझता है कि इस चेक डैम की वजह से मेरे को इतना ज्यादा फायदा हुआ है, यही मेरा माई बाप है, अगर मैं इसको नहीं संभालूंगा तब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो थोड़ा सा तो आदमी को एहसास होता ही है ना। हालांकि कितना भी आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो, कितना भी आलसी हो, कितना भी सेल्फिश हो, लेकिन उसको कुछ तो आगे पीछे वो देखता ही है ना, तो थोड़ा सा वो खर्चा करने को तैयार होता है। मैम, मेरा एक सवाल और है आपसे कि जैसे आप राजस्थान में हैं और वैसे भी पूरे भारत में जल संरक्षण के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी परंपरा बहुत पुराने समय से ही रही है। बीच में हम शायद कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? और आज की स्थिति के हिसाब से अगर हम इसमें बेहतर परिणाम चाहते हैं तो हमें किस तरह के व्यवहार परिवर्तन या मानसिकता परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी? लोग कैसे साथ में आएंगे? देखिए, शुरू में ये प्रथा जो टूटी, उसके पीछे ब्रिटिश सरकार का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि जो भी अपने लिए पानी का काम करेगा उसको हम जेल भेज देंगे। पानी प्रोवाइड करना सरकार का काम है और सरकार ये देख रेख करेगी, और आप लोग अगर अपने लिए काम करेंगे तब फिर आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो हमारा परंपरागत जो व्यवहार था अपने
जल संरक्षण की रचनाओं के प्रति वो वहां जाकर के टूट गया। ठीक है। अभी दूसरी बात ये हुई कि सब लोग किसानों को देखते हैं कि भाई ये तो बहुत गरीब है। मैं उनको गरीब करके नहीं देखती, मैं देखती हूँ कि ये लोग तो बहुत इनके बाहुओं में बल है और ये अपनी मदद खुद कर सकते हैं, तो मैं उनको दातार बनाती हूँ। मैं कहती हूँ कि तुम अपना काम कर लोगे ना, फिर 4 जनों से और जाकर के बात करो और तुम उनके स्वामी बन करके उनसे ये अपने उनके खुद के गांव में, तो तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है और तुम बहुत सक्षम हो। बिल्कुल। तो ऐसे करके हम लोग उनको देखते हैं कि बिना तुम्हारे सहयोग के ये काम हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारा ही काम है। ऐसा करके हमारी मानसिकता जो है वो उनको गरीब कभी देखती ही नहीं है, तो इसलिए वो खड़े हो जाते हैं अपने पैरों के ऊपर। बिल्कुल, वरना अगर हम ये मानसिकता लेके जाएं कि ये तो कुछ भी नहीं करने वाले हैं और हम ही करेंगे जो करेंगे, तो शायद उनके मन में भी यही रहेगा कि ठीक है आप ही करिए, हम तो शायद कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए मैं तो उनसे बहुत ज्यादा सीखती हूँ। जी। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जी। जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, वैसा मुझे सबक गांव वाले सिखाते हैं, क्योंकि पानी के मामले में उनके जो एथिक्स हैं वो बहुत ऊंचे हैं। जी। तो एक ये मैं आपको कहानी बताती हूँ शरबती देवी की। तो वो शरबती देवी के फील्ड्स में हम लोगों ने एक बड़ा सा चेक डैम बनाया था, तो खूब पानी आया और उसके कुएं पूरे लबालब भर गए। हाँ, वो बहुत खुश थी। तो मैंने देखा कि उसके उस चेक डैम में पानी खड़ा रह जाता था। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग उसको चेक डैम को नीचे से पक्का तो करते ही नहीं है, तो सारा पानी थोड़े से दिन रहता है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, और बाकी सारा वो कुओं में पहुंच जाता है, एक्विफर्स में पहुंच जाता है और उस भूमि को अच्छी तरह से गीला कर देता है। तो वो लोग माइंड नहीं करते, क्योंकि फिर जो विंटर क्रॉप है उसमें उनको बम्पर हार्वेस्ट मिलता है। जिस एरिया में पानी रुका हुआ है चेक डैम के पास में, उसमें रबी क्रॉप जो है वो बम्पर हो जाती है, तो जो कुछ उनको लॉस हुआ है खरीफ क्रॉप में वो सब मेकअप हो जाता है। ठीक है। अब इस शरबती देवी के फील्ड में पानी खड़ा ही खड़ा रहता था, तो मुझे बहुत फिक्र हुई। मैंने कहा कि अरे तुम क्यों नहीं तुम उसमें कुछ मछली पालन कर लो, क्योंकि उसकी आमदनी तो होनी चाहिए ना। तो बोली कि नहीं नहीं, मुझे अपने ऊपर जीव हत्या का पाप नहीं लेना है, और मुझे कोई फिक्र नहीं है कि अगर मेरे खेतों की कुछ भूमि जो है वो जल निमग्न हो गई है, क्योंकि मुझे कम से कम ये भरोसा रहता है कि मेरे कुएं में पानी है। और आप मेरे बारे में सोचिए ही मत, आप उन 800 परिवारों के बारे में सोचिए जिनके खेतों में और कुओं में इसलिए पानी है कि मेरे खेतों में मेरे खेत डूबे हुए हैं। तो मैं अपने बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं उन 800 परिवारों के बारे में सोचती। तो ये बात हुई। फिर मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। फिर वो बोली कि आपको ना मेरे भाई के लिए एक चेक डैम बनाना है, वो खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, बहुत ही ज्यादा वो गरीब है जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो तुम्हारी मदद तुम्हारे भाई के लिए बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी संस्था के ये उसूल को बदल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं तो 30% लूंगी जहां कहीं भी मैं। तो वो बोली उसकी कोई फिक्र नहीं है, और उसने झट से अपने पास से 35,000 रुपया हमारे को दे दिया पहले ही। तो मैम अभी आपने बहुत सारे अनुभव हमारे साथ साझा किए, लेकिन अभी दो ऐसे की क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, और वो थोड़े से हाइपोथेटिकल है। तो उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आपके पास कोई जादू की छड़ी होती और उसमें आप कुछ भी कर सकती, तो कोई एक चीज ऐसा आप ऐसी क्या करती जो कि जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है? देखिए, जल संरक्षण के क्षेत्र में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो सकती है वो तो, देखिए, एक तो जल संरक्षण है जिससे कि आदमी की समृद्धि प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, लेकिन उसके साथ में अगर हमारी मोरालिटी नहीं बढ़ेगी,
और उसके साथ में अगर हमारे जीवन में आध्यात्म नहीं जुड़ेगा तो वो समृद्धि हमको खुशियां नहीं ला पाएगी। जी जी। तो उसके साथ में हमको उनकी मोरालिटी को भी सुधारना पड़ेगा। तो मैं ये चाहूंगी कि इसके साथ साथ में देखिए, इसके लिए हमने एक दो कदम उठाए हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। जी कि जब हम पानी का काम शुरू करते हैं ना, उसके पहले हम गांव वालों से ये वायदा कराते हैं कि देखो, एक तो तुमको शराब और गुटखा, टोबैको एंड अल्कोहल दोनों चीज गिव अप करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। एक एक तुमको डाउरी, दहेज देना, दहेज की प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथा, इस सब को अपने गांव से मिटाना होगा। बाल विवाह, दहेज, मृत्यु भोज, ये प्रथाएं, इनके अंदर बदलाव लाना है। और तुमको अभी हमारे सामने, तुम्हारी जेब में अगर बीड़ियां पड़ी हुई हैं और तुम अपने संकल्प से ये कहो कि हम अल्कोहल छोड़ते हैं, क्योंकि फिर अगर मतलब इनकी आदतों में सुधार नहीं होगा और इनके पास समृद्धि हो जाएगी, तो बल्कि गांव की महिलाएं हमको उल्हाना देंगी कि इससे तो बेहतर था जब हम गरीब थे, कम से कम ये जो पुरुष हैं ये हमको नशे के उसमें आकर के हमको पीटते तो नहीं थे। हाँ, अब जो पैसा आ आप गया तो उसका सोचिए, दुरुपयोग, बिल्कुल बिल्कुल। दुरुपयोग रुकना चाहिए, तभी वो समृद्धि खुशियां लाएगी। जी एक तो ये बात है। जी। और पानी के प्रति हमको बहुत जागरूक होना पड़ेगा कि हर शहरों में, हर बिल्डिंग की सोसाइटी में इट शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ कि वो अपना रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करे और अपने पानी की जरूरत कम से कम 30% इन द सिटी ऑफ बॉम्बे। एंड आई बिलीव, इफ आई बिलीव करेक्टली, if it can be stopped to 100% in a city like Delhi, where if every house does its own roof water harvesting, because वहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई है दिल्ली में, वहाँ छोटे मकान है, हर एक फैमिली अपना अपना वाटर का हार्वेस्टिंग कर जो है, सकता है। हाँ, गुजारा कर सकती है खुद की रूफ वाटर हार्वेस्टिंग से। तो शहरों में ये, और गांव में बहुत सी ऐसी संरचनाएं। तो ये जो है, और फिर पेड़ों का उगाना, जी, पेड़ों का बहुत उगाना इम्पोर्टेंट। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेड़ जो हैं उनका वहां होना और उनकी जड़ें जो नीचे तक जाती हैं एक्विफर्स तक, उस हर जड़ के सहारे एक एक बूंद ट्रिकल डाउन होकर के एक्विफर्स तक पहुंच जाती है। तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे ये चेक डैम सिल्टेड हो जाएंगे, उनकी डीसिल्टिंग भी होनी पड़ती है, लेकिन अगर सिल्टेड हो जाएं और पेड़ अधिकांश मात्रा में होगा तो उनके कुओं में पानी रहेगा, क्योंकि उनकी जड़ें एक्विफर्स तक वो पानी की एक एक बूंद पहुंचाते हैं। तो इन सब एक ही जादू की छड़ी से नहीं होता है एक्चुअली, ये समझ को बढ़ाने से और सही मार्ग पर चलने से ये सब काम होता है। नहीं मैम, ये एक्चुअली ये की पॉइंट इसीलिए है ताकि लोग ये समझ पाए कि वो सबसे जरूरी चीजें क्या हैं जो होनी चाहिए। हाँ, आपने वो बोल ही नहीं, दिया कि नैतिकता बहुत जरूरी है, जो हाँ, जो भी बारिश का पानी आ रहा है उसकी हार्वेस्टिंग जरूरी है, और साथ साथ पेड़ लगाना भी जरूरी है, तभी हम जी, चाहे गांव में चाहे शहरों में पानीदार रह सकते हैं। और मैम, अब इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल आपसे, कि अगर आप मेरी जगह पे होती तो ऐसा कौन सा ऐसा सवाल है जो मैंने आपसे नहीं किया है, लेकिन अगर आप होती तो वो सवाल जरूर करती। तो बस मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि क्या आपको लगता है कि पानी हो जाने से मनुष्य की समस्याएं हल हो जाएंगी? यही सवाल था जिसका कि एक्चुअली आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। जी तो मैं ये सवाल पूछती कि मेरे लिए, मेरी जो समझ है उसके लिए नैतिकता, आध्यात्म बिल्कुल। और एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयारी, ये मेरे हम्म। हिसाब से जो कि आपने नहीं टच करी थी। हम लोग पानी को ही महत्व देते हैं, जी लेकिन नैतिकता कभी कहीं कहीं भूल जाते हैं। जी। उससे जीवन जो है वो कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता।
बिल्कुल बिल्कुल। भौतिक रूप से तो हो सकता है हम समृद्ध हों, लेकिन आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से हो सकता है कि वो चीजें उतनी अच्छी ना हो, अगर अध्यात्म और क्योंकि नैतिकता देखिए, में आप चले जाएं। अमेरिका का एग्जाम्पल देख लीजिए ना। अब सबसे समृद्ध देश है, लेकिन क्या वो भारतवासियों से ज्यादा खुश हैं वो लोग, सब बिल्कुल। कुछ होते हुए भी? हम्म। और भूटान इज द हैप्पीएस्ट कंट्री जो उनके यस, पास इतनी चीजें नहीं भी हैं। एग्जैक्ट। तो मैम ये एक पॉइंट ऐसा है जो शायद हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये ऐसा पॉइंट है जो अगर हमें अभी समझ में नहीं आ रहा तो कभी ना कभी समझ में आएगा। लेकिन तब तक हो सकता है कि बहुत देर हो, तो हमें उतना वेट ना करते हुए जो भौतिक चीजें हैं, जो पानी है, उसको तो बचाना ही है, जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन साथ साथ अध्यात्म और नैतिकता का भी हमें संबल रखना बहुत बड़ा पड़ेगा। रोल है हमको बिल्कुल। खुश रखने के लिए। जी। और अभी जो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आप अध्यात्म से बहुत जुड़ी भी हुई हैं। कभी मौका अगर लगेगा और आपका समय मिला तो हम एक उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो मैम, आज के लिए आपने इतना समय दिया, इतने सारे अनुभव आपने हमारे साथ साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें लगता है कि हम सभी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट आज का सेशन रहेगा। नहीं, लेकिन आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है कि ये पानी को पॉपुलराइज करें, तो ये बहुत ही जरूरी है। और आपको बारंबार नमस्कार और धन्यवाद बहुत बहुत इसका। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद।